नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आजकल कोविड-19 के चलते तो स्थिति खराब है ही है, लेकिन अगर मैं रियासी और उधमपुर के बीडीसीज की बात करूं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स की बात करूं, तो वो लोग भी अब मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपनी परेशानियां बता रहे हैं कि सरकार किस तरह से उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं श्री चंद्रमोहन जी, जो पैंथल ब्लॉक के बीडीसी काउंसिल के चेयरमैन हैं, और श्यामलाल जी, जो कटरा ब्लॉक के बीडीसी के चेयरमैन हैं। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इनको क्या परेशानी आ रही है। हम आपको यहाँ बताते चलें कि जब पंचायत इलेक्शंस हुई थी और उसके बाद बीडीसी इलेक्शंस हुई थी, तो हर किसी के चेहरे पे खुशी थी कि अब ब्यूरोक्रेसी को काटा जा रहा है और एक लोकल चेहरे को सामने लाया जा रहा है जिसके पास लोग जाएंगे, अपनी परेशानी सुनाएंगे और उस परेशानी का हल होगा। बीडीसी जो बनाई गई थी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, वो इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को डीसी के ऑफिस में या ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिस में कम जाना पड़े और अपना जो चेयरमैन होगा उस इलाके का, उसके इलाके में जितने भी पंचायत साथी होंगी उनकी वो प्रॉब्लम हल करेगा, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हों, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हों, चाहे डेवलपमेंट इश्यूज़ हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हों, हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड, चाहे एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री एक्सेट्रा। आइए इन सब चीज़ों को लेकर बात करते हैं इन दोनों चेयरमैन्स के साथ कि क्या दिक्कत आ गई है कि इनको आज बोलना पड़ रहा है कि सरकार इनको नज़रअंदाज कर रही है। ये वो टूथलेस टाइगर हैं जो जंगल में शेर की तरह रह तो रहे हैं, लेकिन इनके दांत नहीं है कि ये शिकार कर सकें। आज ये कहना गलत नहीं होगा। तो स्वागत है आप दोनों का यंग बाइट्स में। थैंक यू। श्यामलाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या प्रॉब्लम आ गई है कि आज आप लोगों को जम्मू में मीटिंग करनी पड़ रही है, रियासी दौड़ना पड़ रहा है, कटरा ब्लॉक में भी आप लोग इकट्ठे हुए, पैंथल ब्लॉक में भी आप लोग जा रहे हैं, और बात एक ही है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन आपको नज़रअंदाज कर रही है। क्या दिक्कत आ गई है? सबसे पहले मैं यंग बाइट्स और हिमांशु जी आपका शुक्रिया करता हूं जिन्होंने अपनी बात रखने का मौका दिया। आज की डेट में हमारे जितने भी बीडीसी चेयरपर्सन हैं परेशान हैं। वो जी, परेशान इसलिए हैं क्योंकि जब पंचायती राज के इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन के दौरान हमें बताया गया था कि बीडीसी चेयरपर्सन होंगे, उनका प्रोटोकॉल होगा, उनको हर एक चीज़ दी जाएगी जो वो लोगों को देंगे जी, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक। पर आज की डेट में जब भी हम ग्राउंड पे देख रहे हैं या ग्राउंड पे जा रहे हैं तो हमारे हाथ में अभी तक कुछ नहीं इन्होंने दिया है, तो उससे हमें भी निराशा हो रही है और जिन लोगों ने हमें वोट दिए हैं वो भी निराश हो रहे हैं। तो ये सारी नाराज़गी की जो जड़ बन रही है वो ये बन रही है कि गवर्नमेंट अपना नज़रिया साफ नहीं कर रही है कि कुछ देना भी है या नहीं देना है, वो हमें क्लियर करें। अगर मैं जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 की बात करूं तो उसमें साफ कहा गया है कि हर एक हल्का पंचायत के ऊपर एक बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए। ये सेक्शन 27 कहती है, और सेक्शन 30 ये कहती है कि उस बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को और उसके चेयरमैन को जो भी डेवलपमेंट वर्क्स होंगे किसी भी फील्ड के, उस ब्लॉक में उनको सुपरवाइज करना है, देख रेख करना है, एग्जीक्यूट करना है। चंद्रमोहन जी, ये जो बात कह रहे हैं श्यामलाल जी प्रोटोकॉल की, किस तरह का प्रोटोकॉल आप लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और आपको क्या नहीं मिला अभी तक? देखिए, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट की थी कि हम बीडीसीज की इलेक्शन जो करवा रहे हैं, जो कि पहली बार इतिहास में जम्मू कश्मीर में होने जा रही थी, तो लोगों में ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो गई है तो लोगों की आवाज़ तो अभी दब गई है कि आपको पता है कि इतिहास गवाह है, जहां पर भी अफसरशाही और ब्यूरोक्रेसी रही है वो कोई दैट इज नॉट द ऑल्टरनेट, है ना जी। तो लोगों को ये लगा कि अभी हम बीडीसीज के इलेक्शन जो सरकार करवाने जा रही है बहुत अच्छा कदम है, कम से कम हम उन लोगों के पास जो हमारे लोग चुन के वहां जाएंगे तो इजिली हम उन तक पहुंच सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे जी। और उसके बाद वो बात जो है वो लोग तो उनको ये लगा कि जिनके सामने हम बात रखेंगे उनमें ये क्षमता होगी, ये अथॉरिटी गवर्नमेंट उनको दे देगी कि उसको वहीं पे हल करवा दे। इन केस अगर वो ना भी होती तो कम से कम वो हायर अथॉरिटीज को, अगर स्टेट लेवल की अथॉरिटी को वो फॉरवर्ड करे तो इजिली जो उनकी बात मानी जाएगी। ऐसी एक्सपेक्टेशन लोगों में आ गई, लेकिन जैसे चेयरमैन साहब ने कहा वो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। और अभी आपने एक सवाल पूछा, अपना एक कहा कि 89 जो एक्ट हमारा 1989 एक्ट था,
उसको लेके आपने जो बातें कही सर, एक यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है कि जब हमारी बीडीसीज की इलेक्शन होती है वो स्टेट एक्ट 1989 के अकॉर्डिंग हो रही है। राइट। क्यों कि 30th of अक्टूबर तक हम स्टेट थे, 1 नवंबर ऑनवर्ड्स हम यूटी बन जाते हैं। अब इलेक्शन आपने करवा दी यहाँ पर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। राइट। उसके बाद जो पावर्स एंड पोजीशन आनी थी या तो स्टेट लेवल की हमें दे दीजिए, आपके पास जब स्टेट ही नहीं है तो वो कहां वो नहीं हो सकता। फिर देन देयर इज सेकंड प्रोविजन ऑफ ये आ गया यूटी का। यूटी के अंदर हमने आज तक जितने भी पंचायती राज के हमारे पीआर मेंबर, उन्होंने एक ही डिमांड रखी, एक ही डिमांड, भाई आप 73rd अमेंडमेंट लागू करें। जब तक स्टेट रही, स्टेट गवर्नमेंट की शायद मर्जी ना हो, जब यूटी बन गया तो नेचुरल सी बात है सेंट्रल लॉ तो डायरेक्टली यहां लग सकते थे ना। तो क्या सरकार ने किसी भी पेज में आके या किसी भी एक इंस्टीट्यूट से ये कल आया कि भाई आज के बाद फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स यहां 73rd अमेंडमेंट लग गया? ऐसा तो कोई। अब वो जो बेचारा चेयरमैन चुन के आया वो 73rd अमेंडमेंट को ढूंढेगा या स्टेट लॉ को ढूंढेगा, स्टेट ये जो आपका पंचायती राज एक्ट को ढूंढेगा? तो ये एक कंफ्यूजिंग वाली चीज बन गई है यहाँ पे। दोस्तों बात बिल्कुल सही है कि जो इलेक्शन हुए थे बीडीसी के वो तब हुए थे जब हम एक स्टेट थे, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट थी। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट चली गई और ये यूटी बन गई, ना तो अभी तक इनके पास स्टेट के हिसाब से कोई पावर है और ना यूटी के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने एक फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल देते हैं तो कोई भी आपको फ़ोन करे तो आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही स्थिति आज कुछ बीडीसीज की है, ये एक स्लीपिंग मोड में चले गए हैं। कोई भी इनके पास आता है तो ये हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते। सेक्शन 33, फिर मेरा सवाल आपके लिए होगा, ये पंचायती राज एक्ट जम्मू कश्मीर का ये कहता है कि आपका एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड होना चाहिए। क्या वो फंड है आपके पास, और अगर है तो आप उसको यूटिलाइज कर पाते हैं? देखिए सर, मैं आपको पहली बात बताऊंगा कि जब हमारे पास अथॉरिटी और पावर्स और हमारी पोजीशन ही क्लियर नहीं हुई तो फंड्स आना तो एक दूर की बात रहेगी जी। हमारे को कोई फंड नहीं दिया गया है एक्सेप्ट एक ऑनरेरियम। मैं वर्ड ऑनरेरियम यूज कर रहा हूं इस रीजन से क्योंकि सरकार से जब हम बात करें ना सैलरी को लेके तो वो कहते हैं कि ऑनरेरियम हम आपको 15,000 रुपया दे रहे हैं। अगर आप इसको टेक्निकलिटी बेसिस पे जाएंगे तो जो हमारा 4th क्लास का एम्प्लॉय होता है ना, मुझे लगता है उसकी सैलरी इससे भी ज्यादा होगी। लेकिन जब कंसेप्ट ऑफ ऑनरेरियम आप यूज कर रहे हैं तो हम कहते हैं चलो चलेगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना सिक्योरिटी ना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कहीं भी किसी एंगल से। इवन कि मैं अपने इंडिविजुअली बात कहूंगा, हम लोगों के पास इवन बहुत सारे चेयरमैन के पास ऑफिस भी नहीं है बैठने के लिए। कोई हमारे पास आप कहें कि एक सर्कुलर जारी हो जाए कि हम सेक्रेटरीट में जाके अप्रोच करें, हम कमिश्नर सेक्रेटरी दिस रूलर को अप्रोच करें, हम एडवाइजर को साहब को यूज, कहीं भी कोई प्रोविजन नहीं है सिवाय ये जो है ना अखबारों में और या कहीं, इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे कहीं भी कुछ नहीं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इनके पास ये हालत है कि बीडीसीज के पास ऑफिस तक नहीं है बैठने के लिए। और जब ये इलेक्शन हुए थे तो इस इलेक्शन को एक फेस्टिवल की तरह मनाया गया था और ये कहा गया था कि इनकी जो पावर्स होंगी वो डीसी के बराबर होंगी। और इसी वजह से लोगों ने खुलकर वोट भी दिए क्योंकि मन में यही अंशा थी कि ये लोग जीतेंगे और उनके मसलों को हल करेंगे। लेकिन आज भी ग्रामीणों की और गाँव की वही हालत है और ये लोग वेट कर रहे हैं कि इनको कुछ पावर्स, कुछ डेवलपमेंट वर्क्स करने के लिए कुछ ऐसी ताकत दी जाए कि ये अपना आपको क्लैरिफाई कर सकें कि ये बीडीसीज के चेयरमैन हैं। श्यामलाल जी, आप इंडिपेंडेंट जीते थे और थोड़े दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आपने बोला कि बुरी हालत हो गई है। ऑफिसर कोई भी आता है, पंचायत में किसी भी तरह का काम करवाता है, खासकर इस पेंडेमिक की बात करें, आप लोगों को या सरपंचों को कंसल्ट तक नहीं किया जाता। तो क्या ये सिर्फ खोखले वादे थे बीडीसीज के साथ या पंचायतों के साथ? बिल्कुल आपने ठीक बात बोली। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, जैसे हमारे इलेक्शंस हुए थे तो हमें बताया गया था आपके साथ 21 डिपार्टमेंट होंगे जी, आपको डिपार्टमेंट कोऑपरेट करेंगे। लिहाजा हुआ क्या, बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ जी, उसका रेप्लिकेट सेकंड हुआ। जब सेकंड भी हुआ तब भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो थे वो हमारे हमसे कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने जी। तो हमने अपने कंसर्न अथॉरिटी तो उनको भी बताया कि अगर वहाँ से बोला है कि इनको आपने जाके अप टू डेट करना है, इनसे कोऑपरेट करना है, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। रही बात इनकी पीआरआई मेंबर्स की बात कर रहे हो आप, देखो जो पीआरआई मेंबर्स हैं जैसे सरपंच है जी, उनके पास अभी 14 फाइनेंस का कुछ दिया गया, बिल्कुल, पर वो भी उनके बिहाफ पे भी नहीं है।
उनके प्रेरोगेटिव में वो नहीं है कि वो जैसे उनका 14 फाइनेंस के फंड्स आए हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी दे सकें। उनमें इतनी अथॉरिटी नहीं है कि कहीं पे कोई इंस्टेंट कहीं को रिलीफ देना है, कोई लैंड एरोडेड हो जाता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ भी आपको रेजोल्यूशन डलवाना पड़ता है। रेजोल्यूशन डलवा के फिर आपको इवन के सेक्टर तक अप्रोच करना पड़ता है जी। कि वहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा, फिर काम शुरू होगा भी नहीं होगा, बहुत सारे काम ऐसे ही रह जाते हैं। चंद्रमोहन जी, ये बेसिकली पंचायती राज सिस्टम इसलिए बनाया गया था ग्रामीण लेवल पे कि ब्यूरोक्रेसी को हटाया जा सके, ताकि लोकल लोग ही ऊपर उठें और लोकल लोग ही गांव का जो है डेवलपमेंट कर सकें। आप भाजपा की तरफ से जीते हैं और भाजपा की ही गवर्नमेंट है, लेकिन आज स्थिति ये होगी कि मजबूरन आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना पड़ रहा है कि आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें ताकतवर बनाएंगे ताकि हम अपने गांव को डेवलप कर सकें। क्या ऐसा रीज़न अभी तक ऐसा हो गया है कि जो वादे किए थे वो निभाए नहीं जा रहे हैं और जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो रुके पड़े हैं? आज भी ग्रामीणों की हालत ऐसी है। मैं आपको बताऊं कि आपके पैंथल ब्लॉक की बात करें तो काफ़ी सारी पंचायतें ऐसी थीं जहां पे इस पेंडेमिक में पिछले 3 महीने में कोविड-19 के चलते उनको राशन का एक दाना तक नहीं मिला सरकार की तरफ से। तो क्या आपके पास लोग नहीं आए ये सब कंप्लेंट्स लेके? जी हिमांशु जी, जब हम आपसे बात करते हैं ना तो बिल्कुल साफ साफ बात मैं कहूँगा, बड़े ओपन माइंडेड होकर आप हमसे सवाल पूछते हैं और शायद मेरे साथ आपकी ये दूसरा इंटरव्यू है। मैंने भी ओपन माइंड होकर आपसे बात की है। जहाँ तक सवाल रहा भाजपा से लड़ने का, तो मैं बिल्कुल बड़े खुली आवाज़ में कहूँगा कि मैं एक भाजपा का सिपाही हूँ जी। भाजपा के मैंडेट पे मैंने इलेक्शन लड़ी जी। हम जीत गए यहाँ जी। दूसरा एक आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा कि भाजपा की सरकार है फिर भी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं दावे से कहना चाहता हूँ आपके साथ, सेंटर में भाजपा की सरकार है, लेकिन जो हमारे मिनिस्टर साहबान है वो सब भाजपा के हैं जी। ब्यूरोक्रेसी भाजपा की नहीं है जी। या आप मुझे ये कह दें कि वो सारी ब्यूरोक्रेसी भाजपा की है तो मैं मानूंगा कि द बीजेपी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। ठीक सर, ब्यूरोक्रेसी इसी तरीके से इसी तरीके से सेंटर से हम उतर के नीचे स्टेट लेवल पे आ जाते हैं। जी। स्टेट लेवल पे हम जब बात करते हैं तो स्टेट लेवल में भाजपा का कहीं का रोल ही नहीं है। जी। भाजपा के जो हमारे लीडर हैं हमारी बात के सुर के साथ सुर मिला के वो तैयार हैं जी। लेकिन आप भी भली भांति इस चीज को मानते हैं कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है। जी। एलजी साहब भी ऊपर से नॉमिनेट होके आए हैं जी। उसकी उनके साथ जो मंडली बैठती है ना, जो स्टेट की बॉडी बनी हुई है जो ब्यूरोक्रेसी की, तो वो तो भाजपा की नहीं है ना। तो आप मुझे बताएं, या अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे पास यहां चुनी हुई होती, मैं खुद भाजपा का वर्कर होने के साथ साथ मैं दावे से कहता कि हमारी भाजपा वाले रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही का शिकार आप भी हैं, मैं भी हूं, और वो जो मेरे ब्लॉक पे बैठा हुआ एक बंदा एक दाने को तरस रहा है वो भी है, तो क्या आप मुझे बताएं कि अगर मेरे ब्लॉक के अंदर एक व्यक्ति एक दाने के लिए तरस रहा है तो क्या मुझे उसकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी क्या चाहिए। मुझे ये बोलना चाहिए कि क्या मेरी सरकार है? मेरी सरकार है, मैं जानता हूं, लेकिन वो व्यक्ति भी तो मेरा है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल कोई भी हो, बट विक्टिम वो बेचारा बैठा हुआ और तड़फ हो रहा, तरस हो रहा है एक दाने के लिए। सर, आपकी बात में मैं एक बात कहना चाहूंगा। जब हमारे जम्मू कश्मीर से 2 लोग सेंटर में राज कर रहे हैं, ठीक है एलजी साहब यहाँ बैठे हैं, लेकिन पीएमओ भी तो हमारे हैं, एमपी भी तो हमारे हैं, तो आपकी आवाज़ तो डायरेक्टली सुनी जानी चाहिए। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब चाहे कोई सरपंच शहीद होता है कश्मीर में, वो भी हमारा है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी का है, जो जीता हुआ व्यक्ति है जो पीएमओ में बैठा है वो भी हमारा है। लेकिन आज अगर आप सड़कों पे निकल गए हैं, आप पेड़ों के नीचे खड़े होके, धूप में खड़े होके, बैठ के, हर जगह से, हर तरीके से, हर आवाज़ में एकजुट होके एक आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें पावर्स दो, तो पीएमओ साहब भी सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है, एमपी साहब भी सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है, और वो दोनों बीजेपी के हैं। और फिर आप ये कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी किसके ऑर्डर फॉलो करती है? मिनिस्ट्रीज़ के ऑर्डर फॉलो करती है। तो मिनिस्ट्रीज उनको ऐसे ऑर्डर क्यों नहीं दे पा रही है कि वो आप लोगों को सशक्त करें? आपकी बात बहुत सही है, सवाल भी बहुत सही है। जहाँ तक रहा 2 हमारे जो चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पर गए हुए हैं, एक तो एक इनके जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के पास मिनिस्ट्री है, जो जुगल किशोर शर्मा जी हैं वो एज ए वहाँ पे एमपी हैं। रहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का सवाल,
ये भी आप जानते हैं कि उनके पास बहुत सारे परिवार हैं, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैज हैविंग। बिल्कुल। नॉर्थर्न रीजन वो देख रहे हैं, उसके बाद पीएमओ ऑफिस में भी वो उनका बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एकदम से उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा दूं, उससे पहले मुझे यहाँ पर खुल के बात करनी चाहिए कि अभी तक हमने उनको अप्रोच नहीं किया। ठीक है, आपने खुद देखा होगा इंडिविजुअली बात, जैसे हमारे कटरा वाले चेयरमैन साहब ने भी उठाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या मैंने भी कहीं किसी एंगल मतलब जहां में लगा, लेकिन कोलेक्टिवली हम लोग सारे चेयरमैन एक मतलब प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठा होके हमने भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास ये फरियाद नहीं पहुंचाई है, जो मैं साफ कर दूं। हाँ, जब हम उनके पास फरियाद पहुंचाएंगे, हम उन्हें कहेंगे कि जनाब ग्राउंड लेवल पे हालत इस तरीके की है, उसके बाद अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि नहीं, वो भी कहीं कहीं बोल रहे। लेकिन जब हमने उनके पास पहुंचे नहीं, हम उनके ऑफिस गए नहीं, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया नहीं, तो मैं डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्सिबल कहना मतलब मैं खुद से बोलूँगा एक बहुत बड़ी बेवकूफी। लेकिन सर आप वेट किसका कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 साल होने को आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक मिनट मैं सवाल पूरा कर लूँ। 1 साल होने को आ रहा है और आप कह रहे हैं कि अभी तक आप पहुंचे नहीं, और मीडिया ने खुद देखा कि पंचायतों में लोग आंसू बहा रहे थे राशन के लिए। इनफैक्ट एक सरपंच साहिबान थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए जब वो मीडिया के सामने बोल रहे थे कि खाने का एक दाना नहीं है लोगों के पास। वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं, जिनके पास शायद ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जहाँ पे वो अनाज उगा सकें। तो हम जो हैं, आप लोग जो बीडीसीज के चेयरमैन हैं, आप किसका वेट कर रहे हैं? आप क्यों नहीं अप्रोच कर पाते हैं लोगों को? सही कहा आपने, एकदम सवाल सही है। लेकिन हम लोगों ने जब बीडीसीज का एक ये हुआ ओथ लेने के बाद ना, हमको लगा कि थोड़ा सा रुकना चाहिए। और आप भी जानते हैं कि उसी दौरान क्या होता है कि यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आती हैं जी। और मैं एक उपलब्धि की बात कहूँ, जैसे चेंजेस होती हैं तो इमीडिएटली जो एलजी साहब नए आए थे वो एकदम से हमारी पंचायत में आए। आपने सुना होगा मूरी ब्लॉक हमारा है, ये तीर्थी पंचायत है, तो वो वहाँ पे आए जी। हमें लगा कि ग्राउंड लेवल पे, जैसे जो मैंने आपको बोल दूं कि जब ये इलेक्शन कुछ होने वाला है, हाँ कुछ होने वाला है, और जब ये इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई थी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से अनाउंस किया था कि मैं जम्मू कश्मीर में सेकेंड ईयर की जो है वो इलेक्शन करवाने जाऊंगा, और उन्होंने वो करवाई भी। और जैसे आपने कहा कि गवर्नर साहब को जब हमने ग्राउंड लेवल पे देखा, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरी जिंदगी में पहली बार एक गवर्नर किसी पंचायत में आया था जी। फिर उसके बाद सेंट्रल के मिनिस्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ माननीय प्रधानमंत्री वो विलेज का एक वो जो है राउंड करने आए, जिसमें स्मृति ईरानी जी ने हमारे वहाँ ब्लॉक अपना पैंथल और ब्लॉक कटरा का एक राउंड भी किया जी। ये चीजें जो हुई ना, तो इन चीजों ने हमें रोका कि भाई रुक जाओ, अभी ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद ये जो कोविड-19 जो एक वायरस जो बीमारी शुरू हुई, इसके चलते हुए भी हम लोग रुके कि नहीं यार, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको पता है हिमांशु जी, जब अगर कहीं भारत में युद्ध चल रहा हो तो आप अपने मन की बात वहां कह दो तो कहीं गलत लगता है ना कि पहले सर लोगों के लिए राशन तो मांग सकते हैं। ठीक है ना, वही आपने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको एक चावल का दाना नहीं दिया गया कि आप उन लोगों को दे। उसी पॉइंट पे मैं तो उसमें इन्होंने क्या किया कि हम इन चीजों को देखते रह गए, है ना, कि पहले ये सब चीजें करते हैं, सब व्यस्त थी। जब जैसे आप ही का पॉइंट आया, जब लेवल इस हद तक पहुंच गई कि भाई ठीक है पूरे भारत में ये सब चल रहा है, तो हम लोगों को क्या रोल है? मैं आपसे बोलता हूं कि मैं कभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं बोलना चाहूंगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद करता है, खासकर मैं डिप्टी कमिश्नर मैडम की बात करूं, वो हमेशा से खड़ी रहती हैं। जितनी बार मैंने उनको फोन किया वो खड़ी रही हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की है। लेकिन क्या मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाके एक प्रश्न आप उनसे भी करें कि क्या मैडम आपने किसी ब्लॉक में किसी ब्लॉक चेयरमैन को कुछ ऑथराइजेशन दी कि भाई ठीक है, मैं कहां बार के एसडीएम के पीछे पड़ी रहूंगी, इसके पास एडिशनल डीसी के पास, ये आपको अथॉरिटी हम देते जाओ, अपने तरीके से वो मैनेज कर देना। क्या हुई है? क्यों नहीं हुई? क्योंकि ऊपर से ही कोई ऐसा सर्कुलर है नहीं, कोई ऑर्डर है नहीं। इस रीजन से जब पानी सर के ऊपर से चढ़ना शुरू हुआ तो हम लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया ना। श्यामलाल जी, सर ने कहा कि डीसी साहिबान ने कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया है या दिया है, ऐसा मैं प्रश्न उनसे पूछूं तो वो जो ऑथराइजेशन, जो परमिशन आएगी वो कहाँ से आएगी? आप क्या समझते हैं, कौन देगा उनको, डीसी को या ब्यूरोक्रेसी को, कौन वो परमिशन देगा? जाहिर सी बात है क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और क्लोजली देख रहे हैं, और आप कटरा ब्लॉक जैसे, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक जगह भी है कटरा ब्लॉक जो है, काफ़ी लोगों का रोजगार कटरा कंप्लीटली बंद पड़ा है, लोग रो रहे हैं, लोगों के पास राशन नहीं है, और आप लोग, जाहिर सी बात है कि अपनी जेबों से भी लोगों को हेल्प कर रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये परमिशन देगा कौन? आपने ठीक बोला,
चेयरमैन साहब ने जैसे आपको बताया कि डीसी साहिबा बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, ठीक कर रही हैं, वो ठीक कर रही हैं। उनको अगर एलजी साहब डायरेक्ट करेंगे या सेक्रेटरी से उनको कोई सर्कुलर ऑर्डर निकलेगा तो वो आगे उसको सर्कुलेट करेंगी। जी। जैसे आप मैं सुन रहा था, पहले आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर जितेंद्र जी के बारे में, वो हमारे एमपी हैं यहाँ से। जी। अफसोस तो हमें है, वो हमारे एमपी हैं जी। और उनके पास सब कुछ है आज। बिल्कुल। वो पीएमओ में बैठे हैं। देखिए, जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा ना, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि वो ईस्टर्न एरिया को देख रहे हैं, लेकिन घर की बात मैं आपको बताऊं, अंदर की बात, कि जब अपना घर ही सशक्त नहीं है, आज अगर मैं बोल दूं या कोई बोल दे कि पीएमओ साहब तो जी दिल्ली में बैठे हैं, उनको हमारे जम्मू से, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इन्हीं जम्मू के लोगों ने उन्हें जिताया है। अगर अपना आज घर ही सशक्त नहीं है तो हम बाहर क्या मदद करेंगे? आप लोग अगर आज धूप में करहा रहे हैं, रो रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो हमें क्या फायदा है इस चीज़ का? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने डॉक्टर साहब को वोट दिया है और वोट दिलवाए हैं। अभी खैर वोटों का कोई मुद्दा नहीं है। जनरली आपको एक बात सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनके जमीर को पता है कि उनको वोट क्यों दिए हैं, वो जमीर को पता है वोट क्यों दिलवाए हैं। हमें अफसोस इस चीज़ का है, आज उनके पास सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है, वो दे भी सकते हैं और दिलवा भी सकते हैं। बिल्कुल, नो डाउट, ठीक। नो डाउट। अगर वो कुछ देंगे या कुछ दिलवाएंगे, हम तक पहुंचेगा, हम कहाँ लेके जाएंगे? ग्राउंड पे जो लोग आज परेशानी में। अल्टीमेटली फायदा किसको होगा ये बताओ? देखो, अगर लोगों के काम होंगे, अगर लोगों ने उनको थम्पिंग मेजॉरिटी से उनको वहां भेजा है, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का फायदा है जी। अगर कुछ हमें नहीं मिलेगा, हम लोगों के पास कुछ लेके नहीं जाएंगे, लोग हमें कोसेंगे। आज तो हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब जैसे तैसे भी होता है, अगर इलेक्शन करवाए हैं, इतना पैसा खर्च किया हिंदुस्तान का, इलेक्शन में कितना पैसा खर्च होता है? बहुत ज्यादा। टैक्स पेयर का पैसा अगर यूज किया है तो एटलीस्ट इस पैसे का इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है वो हमारी मदद करें। हम कोई बाहर के नहीं है, हम भी चाहते हैं अच्छे लोग आगे आए, आगे जाके लीड करें, पर थोड़ा सा रहता है कि अगर अच्छी जगह बैठे हो आप, नहीं जब कुछ मिलता है तो फिर रिजेंटमेंट रहती है, मन में डाउट रहता है कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। तो इस चीज़ का मौका ही नहीं देना चाहिए, और वो दूसरी दफ़ा वहाँ जाके बैठे हैं। और ये मेरी जहाँ तक समझ आता है, जो जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, ये टोटली मर्सी होती है आम लोगों की। बिल्कुल, उसको समझना चाहिए। जी। दोस्तों, ये तो बात रही थी बीडीसीज की। अब हम बात करते हैं श्राइन बोर्ड की। अगर आज जो महामारी फैली हुई है, खासकर मैं कटरा ब्लॉक की और पैंथर ब्लॉक की बात करूं, यहाँ के लोग जो दिहाड़ीदार हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कटरा पे श्री माता वैष्णो देवी पे डिपेंड करते हैं, और वो पवित्र गुफा पिछले 3 महीने से बंद है, और श्राइन बोर्ड उसमें एक मेजर स्टेक होल्डर है। आज दोनों चेयरमैन से मैं ये पूछना चाहूँगा कि श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको क्या मदद आई है और आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्योंकि श्राइन बोर्ड इज अर्निंग इन मिलियंस एवरी ईयर, तो आप लोग क्या चाहते हैं श्राइन बोर्ड से? देखो, यहाँ तक ना श्राइन बोर्ड की बात आपने की, जो मैं अपने ब्लॉक की बात करूँ, मेरे ब्लॉक से मैक्सिमम जो पेरिफेरी एरिया बनता है जितना भी जी, जॉइनिंग एरिया से, सारे लोग कटरा पे डिपेंड है, श्राइन बोर्ड पे डिपेंड थे। आज जब कोविड-19 आ गया तो सब कुछ लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया। दिहाड़ीदार है, छोटा मोटा मजदूर है, या कोई बड़ा दुकानदारी लगा लो, मैं कल भी मीडिया में बात कर रहा था, उसके लिए परेशानी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसको कंपनसेट करो। बिल्कुल, ज़्यादा नहीं करो, खाने के लिए करो। मैं जहाँ तक मेरे को समझ लगता है, आप देखोगे घोड़े वाला अगर घोड़ा चला रहा है, वो डिपेंड था टोटल यात्रा पे। बिल्कुल। तो आज ना वो मैनेज कर पा रहा है, और उसका जो उस जानवर रखा है वो भी भूखा है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त रिक्वेस्ट है सीओ साहब से, आप चाहे एलजी साहब से बात करो, जैसे भी होता है। श्राइन बोर्ड एक बहुत बड़ी ऑटोनमस बॉडी है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए इनको कुछ ना कुछ इन्होंने देना चाहिए। बाकी तो चेयरपर्सन साहब अपनी पैंथर की बात करें। देखिए, जिस तरह से चेयरमैन कटरा ने आपसे कहा कि इतनी सारी जो है फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं वो श्राइन बोर्ड के पास आती हैं। अगर मैं ब्लॉक पैंथर की बात करूं तो हमारे पास 2 हाईएस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर, नारायणा हॉस्पिटल
और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल दोनों की दोनों जो शाइन बोर्ड के पास है जी। बहुत सारा फंडिंग इनके पास वहां से आती है। 86 में शाइन बोर्ड आया था और 80 का मेरा जन्म है, 6 साल का मैं था। तब से हमने इनको देखना शुरू किया, यहाँ पर रिएक्शन भी हुआ, बहुत सारी चीजें। फिर शाइन बोर्ड ने एक अपनी इमेज बना दी कि वो दुनिया की शायद सबसे बड़ी एजेंसी है जो वहाँ वेलफेयर के काम कर रही है, डेवलपमेंट के काम कर रही है। और अगर आप वहाँ शाइन बोर्ड से कुछ उनको ब्यौरा मांगे तो वो आपको देंगे कि बहुत सारे हमारे स्कूल जो हैं जो शाइन बोर्ड ने फंडिंग करके बनवाए हैं जी। लेकिन ये सारी कहानियां और किस्से रह गए। बिल्कुल आज शाइन बोर्ड का एटीट्यूड टोटली डिफरेंट है, बदला हुआ है। और दे शाइन बोर्ड हैज बिकम ए कमर्शियल एजेंसी, बिजनेस एंटिटी बन गई। बिजनेस एंटिटी बन गई। वो अपनी टेंडरिंग देखते हैं, बाहर वाले को देखते हैं, उनको मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, आपने खुद देखा होगा कि जितनी भी टेंडरिंग्स हुई हैं वो मैक्सिमम किसने ली है? बाहर के लोगों ने ली। जी बिल्कुल। राइट। कंडीशन क्या डाल दी इन्होंने कि भैया वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो हमें ज्यादा अर्निंग दे के देते हैं। हम लोगों को, मुझे और आपको इसलिए बाहर निकाल दिया गया कि हमारा स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पा रहे थे हम लोग। ठीक है, उस समय भी हमारे कटरा निवासियों ने रिएक्ट किया और करना चाहिए। बिल्कुल एक बात हो जाती है, अब सब सर हमें समझा दीजिए, जब आपने बाहर की सारी चीजें लाई, आपके पास तो अच्छा मोटा पैसा हुआ, जब मलाई आपने खाई है और इस समय जो लोग रो रहे हैं, तरस रहे हैं। मैं कटरा होटल इंडस्ट्री की आपको मैं बात बताऊं, कटरा में चाहे 100 है या 200 या 300 होटल है, लेकिन उसके अंदर जो लेबर है, चाहे वो आपका रिसेप्शनिस्ट है, चाहे हाउस कीपिंग है, चाहे ड्राइवर है, चाहे दूध बेचने वाला, वो सब हमारे लोग हैं। बिल्कुल। अगर मुझे एक चीज बताएं, आपका होटल बंद हो गया है तो आप कहां से दोगे उसको? तो इस तरीके से मेरी इल्तजा नहीं, मैं सबके सामने ये बात कहना चाहता हूं, शाइन बोर्ड को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि अगर हम लोगों ने कटरा के सर पे इतना पैसा कमाया है तो हमारा फर्ज बनता है कि आप घबराएं मत। हम आपको एश्योर करते हैं कि हम एक मोटा सा पैकेज आपको हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, घोड़े वाला, वो पालकी वाला, वो मजदूर, वो भूखा ना मरे। बिल्कुल। स्टेट ने जो किया वो किया, गवर्नमेंट ने जो किया, लेकिन व्हाट द शाइन बोर्ड इज डूइंग? शाइन बोर्ड के आज क्या बना हो? शाइन बोर्ड अपनी पिक्चर क्लियर क्यों नहीं करता है? क्या उसकी हालत भी हमारे चेयरमैन जैसी है कि जिसके पास 5 रुपए नहीं है? बिल्कुल। या ऐसा ही कह दे कि भाई हम भी आपकी तरह आते हैं, ठीक है भैया, दोनों आके भीख मांगते हैं। अगर यू आर क्लेमिंग दैट यू आर द हाईएस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जहां तक मेरा नॉलेज है 2 बोर्ड है, वन इज बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, विच इज द हाईएस्ट फाइनेंशियली साउंड बॉडी, एंड सेकंड इज द शाइन बोर्ड। जी जी जी। तो क्या जनाब आपका फर्ज नहीं बनता है बिल्कुल। कि हम भी आते हैं कि ठीक है यार, ये जो कटरा में जो बेचारे छोटे मोटे ये लोग हैं जिनका टोटली अर्निंग इस पे डिपेंड थी, चलो हम इनको कंपनसेट करते हैं, बनवाए हैं जी। लेकिन ये सारी कहानियां और किस्से रह गए। बिल्कुल। आज शाइन बोर्ड का एटीट्यूड टोटली डिफरेंट है, बदला हुआ है। और दे शाइन बोर्ड हैज बिकम ए कमर्शियल एजेंसी, बिजनेस एंटिटी बन गई। बिजनेस एंटिटी बन गई। वो अपनी टेंडरिंग देखते हैं, बाहर वाले को देखते हैं, उनको मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, आपने खुद देखा होगा कि जितनी भी टेंडरिंग्स हुई हैं वो मैक्सिमम किसने ली है? बाहर के लोगों ने ली। जी बिल्कुल। राइट। कंडीशन क्या डाल दी इन्होंने कि भैया वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो हमें ज्यादा अर्निंग दे के देते हैं। हम लोगों को, मुझे और आपको इसलिए बाहर निकाल दिया गया कि हमारा स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पा रहे थे हम लोग। ठीक है, उस समय भी हमारे कटरा निवासियों ने रिएक्ट किया और करना चाहिए। बिल्कुल। एक बात हो जाती है, अब सब सर हमें समझा दीजिए, जब आपने बाहर की सारी चीजें लाई, आपके पास तो अच्छा मोटा पैसा हुआ, जब मलाई आपने खाई है और इस समय जो लोग रो रहे हैं, तरस रहे हैं। मैं कटरा होटल इंडस्ट्री की आपको मैं बात बताऊं, कटरा में चाहे 100 है या 200 या 300 होटल है, लेकिन उसके अंदर जो लेबर है, चाहे वो आपका रिसेप्शनिस्ट है, चाहे हाउस कीपिंग है, चाहे ड्राइवर है, चाहे दूध बेचने वाला, वो सब हमारे लोग हैं। बिल्कुल। अगर मुझे एक चीज बताएं, आपका होटल बंद हो गया है तो आप कहां से दोगे उसको? तो इस तरीके से मेरी इल्तजा नहीं, मैं सबके सामने ये बात कहना चाहता हूं, शाइन बोर्ड को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि अगर हम लोगों ने कटरा के सर पे इतना पैसा कमाया है तो हमारा फर्ज बनता है कि आप घबराएं मत। हम आपको एश्योर करते हैं कि हम एक मोटा सा पैकेज आपको हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, घोड़े वाला, वो पालकी वाला, वो मजदूर, वो भूखा ना मरे। बिल्कुल। स्टेट ने जो किया वो किया, गवर्नमेंट ने जो किया, लेकिन व्हाट द शाइन बोर्ड इज डूइंग? शाइन बोर्ड के आज क्या बना हो? शाइन बोर्ड अपनी पिक्चर क्लियर क्यों नहीं करता है? क्या उसकी हालत भी हमारे चेयरमैन जैसी है कि जिसके पास 5 रुपए नहीं है? बिल्कुल। या ऐसा ही कह दे कि भाई हम भी आपकी तरह आते हैं, ठीक है भैया, दोनों आके भीख मांगते हैं। अगर यू आर क्लेमिंग दैट यू आर द हाईएस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जहां तक मेरा नॉलेज है 2 बोर्ड है, वन इज बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, विच इज द हाईएस्ट फाइनेंशियली साउंड बॉडी, एंड सेकंड इज द शाइन बोर्ड। जी जी जी। तो क्या जनाब आपका फर्ज नहीं बनता है बिल्कुल। कि हम भी आते हैं कि ठीक है यार, ये जो कटरा में जो बेचारे छोटे मोटे ये लोग हैं जिनका टोटली अर्निंग इस पे डिपेंड थी, चलो हम इनको कंपनसेट करते हैं,
बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया दोनों चेयरमैन्स का। तो दोस्तों ये आपने सुना कि स्थिति जो है वो गंभीर है, क्योंकि आपको कुर्सी तो दे दी गई लेकिन पावर नहीं दी गई। और कहीं ना कहीं आज श्राइन बोर्ड को भी एक मैं कहूँ कि डांट पड़ी है इन दोनों चेयरमैन से कि आप लोग पैसा तो यहाँ से कमा रहे हैं, जो इनके लोग यहाँ दिन रात काम करते हैं उनका आपने कोई ख्याल नहीं रखा। आप कहते हैं कि आप एक अमीर एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपकी शुरुआत हुई थी वो एक फैसिलिटी गिवर के तौर पे हुई थी, लेकिन आज आप एक बिजनेस एंटिटी बन गए हैं जो बाहर के लोगों को टेंडर देके करोड़ों रुपए हर साल कमाते हैं, लेकिन जो यहाँ का गरीब है उसको आप पूछना मुनासिब नहीं समझते। मैं ये समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड ने कुछ हद तक राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन राशन ही सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है गरीब आदमी की। उसको एक पैकेज चाहिए था जो शायद सरकार से मिलता या श्राइन बोर्ड से मिलता। खासकर मैं कटरा ब्लॉक की बात करूं या पैंथल ब्लॉक की बात करूं जहां के लोग कटरा में काम करते हैं। तो दोस्तों ये स्थिति बनी हुई है। इसके बारे में हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या हो रहा है हमारे ग्रामीण इलाकों में और श्राइन बोर्ड क्या करने वाला है आने वाले दिनों में, लोगों के सहूलियत को लेके, लोगों के खाने पीने को लेके, लोगों के लिए कोई पैकेज तैयार हुआ कि नहीं। आप देखते रहिए यंग बाइट्स। कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ मैं हूं आपका अपना हिमांशु शर्मा।